नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और अभी अभी हमको एक नई खबर मिली है कि बिहार पीसीएस का रिजल्ट आ गया है। उसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विस की स्टूडेंट है निकिता, उनको उनकी सेकंड रैंक आई है। तो उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। और हम देख सकते हैं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस किस तरीके से नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। तो जो भी कोर्सेज पीसीएस से रिलेटेड हैं, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के प्लेटफॉर्म पर जाकर उसको परचेज कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक, अब आगे कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एटमॉस्फेयर के संबंध में, क्लाइमेटोलॉजी के बारे में बात की थी कि कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने होंगे जीएस के ज्योग्राफी वाले पार्ट को पूरा करने के लिए। ठीक, आज जो दूसरा टॉपिक है जो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उसी पे चर्चा रहेगी हमारी आज। तो उस टॉपिक का नाम है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर अर्थात स्थल मंडल। ठीक, अर्थात पृथ्वी का जो ठोस भाग है उसमें कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थल मंडल कहा जाता है इसको हिंदी में। ठीक है, तो दरअसल हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अर्थ के सॉलिड वाले पोर्शन की, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना होगा? इसमें सबसे पहले आप देखेंगे इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो जब आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो अर्थ है इसके 3 पार्ट हैं। सबसे ऊपर है क्रस्ट, उसके नीचे है मेंटल और उसके नीचे है कोर। इन सभी लेयर्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। कहाँ पर कौन सा ज़्यादा खनिज पाया जाता है, कौन सा सेपरेट करता है उस मंडल को क्या कहते हैं। जिस तरीके से ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो विभाजन करने वाली सीमा जो ट्रोपोपॉज कहलाती है, इसी प्रकार से सॉलिड में भी आपको इस प्रकार का विभाजन देखने को मिल सकता है। मान लीजिए कि ये कोर है और इसके ऊपर मेंटल बना है, तो यहाँ से जब यहाँ पर आते हैं तो एक जोन ऑफ सेपरेशन हमको दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। दैट इज, हिंदी में इसको कहते हैं गुटनबर्ग असंबद्धता। तो इसको पढ़ने में और समझने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 रीडिंग में ही आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा ये। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? डेंसिटी, कि अर्थ के किस पार्ट की डेंसिटी सबसे अधिक है। जाहिर सी बात है कि ये वाला जो सबसे आंतरिक भाग है स्ट्रक्चर अर्थ का, वो सबसे अधिक डेंस होगा, और जो सबसे बाहरी भाग होगा यानी कि जो क्रस्ट है, इसकी डेंसिटी इससे काफ़ी कम होगी। ठीक, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप रूबरू होंगे इस वाले टॉपिक से। ठीक, आगे हम देखते हैं और क्या क्या पढ़ना होता है इसमें। बहुत चीज़ें हैं, एक एक करके सब कुछ बताता हूँ मैं आपको। इसके बाद नंबर आता है नंबर 2, उसको हम कहते हैं रॉक सिस्टम, अर्थात चट्टानों के बारे में। क्योंकि अर्थ का जो सॉलिड स्ट्रक्चर है तो चट्टानों की वजह से ही, लेकिन जब आप रॉक सिस्टम को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि रॉक भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। प्राइमरी रॉक, सेकेंडरी रॉक, यह आपने सुना ही होगा। तो उसमें कई सारे वर्गीकरण हैं, जैसे प्राथमिक चट्टान, इसको हम कहते हैं इग्नियस रॉक, अर्थात आग्नेय चट्टान। इनके बारे में पढ़ेंगे आप, क्योंकि सबसे पहले बनी थी। मैग्मा के जमने की वजह से इन रॉक्स का निर्माण होता है। ठीक है, ये भी 2 टाइप की हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, अर्थात आंतरिक और बाह्य। तो ये पता लगाने की कोशिश करनी है हमें कि मैग्मा में ऐसा क्या है कि इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वो इसलिए कर देते हैं क्योंकि जो मैग्मा है उसका जो पीएच है उस पर भी डिपेंड करती है उसकी हार्डनेस और उसका कंपोजिशन और किस प्रकार की रॉक वो बनेगी। तो अगर वो एसिडिक इन नेचर है, अर्थात अम्लीय है, तो वो पृथ्वी की सतह पर आने से पहले ही जम जाती है पृथ्वी के आंतरिक भागों में। तो इस प्रकार की जो चट्टानें होती हैं उनको हम कहते हैं इंट्रूसिव, अर्थात आंतरिक। ठीक, पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे। और जो बाहर आकर जमती हैं उसको हम कहते हैं एक्सट्रूसिव। तो रॉक का नाम बता दूँ मैं आपको, बेसाल्ट रॉक इज एन एग्जांपल ऑफ अ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, क्योंकि वो एसिडिक ना होकर कैसी होती है? बेसिक होती है। बेसिक का मतलब यहाँ पर यह है
कि चट्टान जो पिघली हुई अवस्था में है वो कितनी देर तक पिघली हुई अवस्था में रह सकती है। अगर उसमें लंबा टाइम लग रहा है तब तो बेसिक, और अगर जल्दी इवापोरेट हो जा रही है और पृथ्वी के सतह पर आने से पहले ही जम जा रही है तो वो क्या हो जाएगी, इंट्रूसिव। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, सबको समझ में आएगा आपको। दूसरी चट्टान होती है, आपने पढ़ाई होगा, सेडिमेंट्री रॉक अर्थात अवसादी चट्टानें। और इसको बनाने में कई सारे एजेंट्स काम करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है रिवर्स का, नदियाँ। क्योंकि नदियाँ जिस रास्ते से बहती हैं अपने साथ कई सारे अवसाद लेकर चलती हैं। और नदी के दो काम होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। नदी के दो काम हैं, एक तो उसका काम है इरोजन करना यानी कि अपरदन करना, और दूसरा काम होता है उसका डिपॉजिट करना यानी कि डिपोजिशन। अपरदन और निक्षेपण। तो जिसको वो इरोड करके कहीं पर डिपॉजिट कर देती है तो लेयर जमती चली जाती है और इस प्रकार से जो रॉक बनती है उसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री अर्थात अवसादी चट्टान। ठीक, तो अवसादी चट्टान इस तरीके से बनती है। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर हिंदी में कहते हैं उसको, और चूना पत्थर, ये इस प्रकार के रॉक्स के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तीसरी प्रकार की जो चट्टान है जो इन दोनों रॉक का डेरिवेशन है उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक अर्थात कायांतरित चट्टानें। कायांतरित चट्टानें यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर या इन दोनों के प्रभाव में अगर ये दोनों चट्टानें आ जाती हैं तो उसमें परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं, और ये जो परिवर्तन आने के बाद जो नई चट्टान बनती है उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक अर्थात कायांतरित चट्टानें। नाम इसका मतलब ही यही है, मेटामॉर्फिज्म है कि बदलाव आना। ठीक है, किसी की पर्सनैलिटी में बदलाव लाया जा सकता है, उसको मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। तो चट्टानें भी क्या है, इस प्रकार से मेटामॉर्फिक फॉर्म में इन दोनों में से कोई भी बन सकती है। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको, जैसे अगर जो लाइम स्टोन है यानी कि जो चूना पत्थर है वो अगर अत्यधिक टेम्परेचर और प्रेशर के प्रभाव में आ जाए तो उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, और एक किस में बदल जाता है, मार्बल में। किस में परिवर्तन हो जाएगा इसका, मार्बल में अर्थात संगमरमर में। तो इन तीन प्रकार की चट्टानों को तो आप पढ़ेंगे ही, लेकिन एक चौथे प्रकार की चट्टान भी है, उसको कुछ बुक्स में सेडिमेंट्री रॉक्स के फॉर्म में रखा गया है, लेकिन उसको कैटेगराइज करके हम देख सकते हैं कि क्या उसको सेडिमेंट्री के फॉर्म में रखना आवश्यक है या उसको अलग से देखा जा सकता है। तो इसको हम अलग से भी देख सकते हैं। देखिए कैसे, उस चट्टान का नाम है ऑर्गेनिक रॉक अर्थात कार्बनिक चट्टानें। ऑर्गेनिक रॉक को चौथी कैटेगरी में रखा गया है। ठीक, ऑर्गेनिक रॉक्स। तो इसके दो एग्जांपल हैं, बनती कैसे है और कौन सी बनती है। अगर चट्टानों का निर्माण पेड़ पौधों के अवशेषों पर हुआ है तब जो चट्टान बनेगी वो ऑर्गेनिक रॉक कहलाएगी। लेकिन कौन सी, इसका एग्जांपल होगा आपका कोयला यानी कि कोल। तो कोयला एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक रॉक का सर्वोत्तम उदाहरण है। अब ये बात और है कि कोयले के कितने प्रकार होते हैं, ये फिर हमको अलग से पढ़ना पड़ेगा। बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, पीट, ये सभी प्रकार के कोयले भारत के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो स्टोर हाउस है कोयले का वो है झारखंड वाला इलाका, छोटा नागपुर प्लेटी वाला यानी कि डेक्कन वाला इलाका। ठीक, ऑर्गेनिक रॉक का जो दूसरा एग्जांपल होना चाहिए जो कि पेड़ पौधे के अवशेषों पर नहीं, जीव जंतुओं के अवशेषों पर बनती है, और उस चट्टान का उदाहरण है कोरल अर्थात मूंगा। तो जो मूंगे की चट्टान है वो भी एक ऑर्गेनिक रॉक का ही उदाहरण है, लेकिन ये सतह के ऊपर नहीं, ये एक मैरीन इकोसिस्टम का उदाहरण है। किस प्रकार का उदाहरण है ये, एक मैरीन इकोसिस्टम का, और इसका डेवलपमेंट अंडर वाटर समुद्र में होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं होना चाहिए। हमको ये भी पता लगाना पड़ेगा कि मूंगे की चट्टानों का निर्माण की जो अवस्थाएं हैं वो सबसे सूटेबल कहाँ पर है, कितने अक्षांश पर सर्वाधिक उसका विकास हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है जिसको हम कोरल सी कहते हैं, वहाँ पर बैरियर रीफ आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप डिटेल में पढ़ते हैं इसको कोरल के बारे में तो काफ़ी कुछ पढ़ना होगा इसमें, काफ़ी डिटेल में, कि बैरियर रीफ कौन सी होती है, लगून्स क्या होते हैं, एटॉल क्या होते हैं,
क्या भारत में भी मूंगे की चट्टानें पाई जाती हैं? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल पाई जाती हैं। कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? अंडमान निकोबार है। हमारा जो लक्षद्वीप जो द्वीप है वो बना ही इस पे है, ठीक है। इस प्रकार के गुजरात के भी तटों में इस प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती हैं और इनका अपना एक सिस्टम है, मैरीन इकोसिस्टम, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वर्ल्ड की इकोलॉजी को मेंटेन करने में। तो चट्टानों के इस वाले पार्ट को जब आप पढ़ेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा भी है और आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी जानकारी इसमें, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट खैर ये है ही। इसके बाद हम पहुंचते हैं कहाँ? हम पहुंचते हैं लैंडफॉर्म्स पर। कहाँ पहुंचते हैं? लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म अर्थात स्थलाकृति। लैंडफॉर्म से मतलब यहाँ पर किस चीज़ से है? स्थलाकृति से है। तो इसको भी दो श्रेणियों में रखा गया है। एक तो होता है लैंडफॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। मैं एक एक करके बताऊंगा कि इन दोनों ऑर्डर्स में पढ़ना क्या क्या है। एक होता है लैंडफॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर। मोटे तौर पे जब हम प्रथम श्रेणी की स्थलाकृति की बात करते हैं तब दरअसल हम बात कर रहे होते हैं ओशियंस की, अर्थात महासागरों की और कॉन्टिनेंट की। बात समझ में आ रही होगी आपको। प्रथम श्रेणी की स्थलाकृति जब हम पढ़ते हैं तब हम बात कर रहे होते हैं इन दो लैंडफॉर्म्स की, ओशियनिक लैंडफॉर्म और कॉन्टिनेंटल लैंडफॉर्म। ये प्रथम श्रेणी की है। तो इनके संबंध में, इनके ओरिजिन के संबंध में कई सारी थ्योरीज दी गई हैं, जिनमें 3 थ्योरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक एक करके सबसे पहले जो दी गई थी थ्योरी उसका नाम है टेट्राहेड्रल थ्योरी, जो लगभग 1875 के आसपास की है। एल ग्रीन नामक व्यक्ति ने दी थी। इसको पढ़ेंगे डिटेल में अलग से, मैं खाली आपका परिचय करवा रहा हूं अभी। दूसरी आती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। क्या आती है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, अर्थात महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जो वैगनर जी ने दिया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान। काफ़ी दिनों तक इसकी मान्यता बनी रही, लेकिन ये दोनों थ्योरीज कई चीज़ों में फेल हुई होंगी, जाहिर सी बात है। इन थ्योरीज के पास कुछ स्पष्ट जवाब नहीं रहे होंगे, जो हमको मिलते हैं तीसरी थ्योरी में, जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ज्योग्राफी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी खोज मानी जाती है, जो 1970 के दशक में डेवलप हुई, ठीक है। टोजो विल्सन, हैरी हैस के नाम आपको पढ़ने को मिलेंगे यहाँ पर। और इससे पता चलता है कि अर्थ का जो क्रस्ट है वो दरअसल एक यूनिफॉर्म वो नहीं है क्रस्ट, वो कई सारी प्लेट से मिलके बना है। और वो जो प्लेट्स हैं वो एक ऐसी स्थिति के ऊपर अवस्थित हैं जिसको हम एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। एस्थेनोस्फेयर क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। हिंदी में इसको कहा जाता है दुर्बलता मंडल, ठीक है। दुर्बलता मंडल कहते हैं जहाँ पर वो सभी प्लेट अवस्थित हैं, ठीक। तो इसको मैं प्लेट मान लूँ तो एक मैं बना लेता हूँ, ये प्लेट हो गई, इसका नाम है, हम नाम इसका रख देते हैं इंडियन प्लेट। और इंडियन प्लेट में जाहिर सी बात है कि हिमालय भी होगा, प्लेन्स भी होंगे, पठार भी होगा। प्लेट मूव कर रही है किसके ऊपर? एस्थेनोस्फेयर के ऊपर। लेकिन दूसरी प्लेट भी अवस्थित है, तो क्या होगा? प्लेट टकरा सकती है? बिल्कुल टकरा सकती है जी। प्लेट टकराई तभी तो हिमालय बने। प्लेट एक दूसरे से क्या दूर भी जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। जब दूर जाएगी तब क्या होगा ये पता लगाना है, जब टकराएगी तब क्या होगा ये पता लगाना है। पता लगाया जा चुका है, आपको पढ़ना है खाली, ठीक है। तो इन सब के संबंध में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सभी आपको पढ़नी पड़ेगी, और इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के डेवलप होने के बाद हम लोगों ने कई सारे ऐसे राज के बारे में पता लगा पाए, जैसे कि भूकंप। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सिर्फ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं है, ये कई चीज़ों के ऊपर से पर्दे उठाती है। जैसे कि अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन हम आसानी से समझ पाए जब हमको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पता चला। हम इसके बारे में पता लगा पाए कि विश्व में जो वॉल्केनोज हैं, यानी कि जो ज्वालामुखी हैं, उनका वितरण किस प्रकार से हुआ है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमेशा आने वाले समय में हमेशा रेलेवेंट रहेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल उत्तर भारत में हल्के हल्के भूकंप हमेशा आते रह रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि हिमालय वाला रीजन अभी भी डेवलपमेंट स्टेज में है
और दोनों प्लेट आपस में घर्षण करती हैं, टकराती है, और हम कह सकते हैं कि हिमालय जहाँ पर बने हुए हैं ये एक ऐसा लैंडफॉर्म है सेकंड ऑर्डर का, जो जिसका निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और जिसका निर्माण ही पूरा ना हुआ हो उसके ऊपर हम लोग निर्माण कर दें तो भूकंप आने की स्थिति में क्या होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो लैंडफॉर्म में आप पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर में ये सारी चीज़ें और उससे एसोसिएटेड कई सारी थ्योरीज जिसमें दी गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। फिर हम बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर की। सेकेंड ऑर्डर का मतलब यहाँ पर यह है कि ओशियंस और कॉन्टिनेंट, इनके ऊपर भी तो कोई ना कोई स्थलाकृति बनी हुई होगी। जैसे अगर मैं कॉन्टिनेंट की बात कर लूँ तो कॉन्टिनेंट उदाहरण तो किस चीज़ का है, फर्स्ट ऑर्डर का। लेकिन कॉन्टिनेंट क्या एक समान है? नहीं है। क्या इसमें प्लेट्यूज नहीं है? बिल्कुल है। पठार है कि नहीं है? दिखाई देते हैं पठार। क्या प्लेन्स नहीं है? बिल्कुल है। क्या माउंटेन नहीं डेवलप हुआ है यहाँ पर? बिल्कुल हुआ है। तो ये जो है प्लेट्यू, प्लेन, माउंटेन, ये सब सेकंड ऑर्डर के एग्जाम्पल हो जाएंगे जो कॉन्टिनेंट के ऊपर बने हुए हैं। तो ये तो उदाहरण मैंने दे दिए किस चीज़ के, जो कॉन्टिनेंट के ऊपर ये लैंडफॉर्म्स बने हुए हैं। क्या ओशन के अंदर भी लैंडफॉर्म्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अगर मैं समुद्र का सारा पानी सुखा दूं अगस्त ऋषि की तरह, तो दुनिया जो हमको इस तरीके से दिखाई पड़ती है, बड़ा खूबसूरत सा मैप दिखता है, वो वैसा नहीं दिखाई देगा। कहीं पर गड्ढे होंगे बहुत बड़े, जैसे कि मान लीजिए पैसिफिक ओशन सूख गया, तो क्या आपको सरफेस वैसा दिखाई देगा बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर? जी नहीं। तो अगर हम इस चीज़ को समझें कि किस तरीके से समुद्र के अंदर की जो स्थलाकृतियाँ हैं वो किस प्रकार की हैं, तो आपको एक डायग्राम के जरिए समझाया जा सकता है। जैसे कि ये कॉन्टिनेंट है और आप खड़े हैं समुद्र के किनारे, ये रहा समुद्र, आप देख रहे हैं बॉम्बे से या चेन्नई से, जहाँ भी आप जाना चाहें। तो ये जो स्लोप दिखाई देगा आपको, कुछ दूर तक तो इसका स्लोप बड़ा जेंटल सा है, जाया जा सकता है, लेकिन अचानक से इसमें क्या आ जाएगी, तीव्र ढाल आएगी। तो हर पोर्शन के अलग अलग नाम हैं। इसका नाम है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसका नाम क्या है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉन्टिनेंटल स्लोप हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगर ये बिल्कुल प्लेन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एबिसल प्लेन, यानी कि नितल मैदान, बिल्कुल फ्लैट, लेकिन उसके ऊपर क्या मौजूद है? बहुत बड़ी पानी की राशि मौजूद है। अचानक से इसमें अगर ऐसे डिप्रेशन देखने को मिल जाए तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? ट्रेंच पड़ जाता है। तो ऐसी कई सारी ट्रेंच पूरी दुनिया में है समुद्रों के नीचे, जिसमें सबसे गहरी कौन सी है? मारियाना, आपको पता ही, पैसिफिक ओशन में है। अचानक से मान लीजिए यहाँ पर कोई ऐसे आकृति उभर जाती है लेकिन समुद्र के नीचे डूबी रहती है, उसको हम कहते हैं गुयोट कह देते हैं। ये सारे अलग अलग नाम हैं और इन सब की अपनी इंपॉर्टेंस है। ठीक, तो ये प्लेट मान लीजिए, इस प्लेट में पानी भरा है, जहाँ जहाँ पे गड्ढा है और जहाँ पर इस तरह का है उसके सबके अलग अलग नाम रख दिए गए हैं। हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसी आकृति उभर के आ जाए समुद्र के चारों ओर, तो इसको हम क्या कह देंगे? इसको हम आइलैंड अर्थात द्वीप कह देंगे। इन द्वीपों का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में बताती है हमको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। सारी बातें आपको समझ में आएंगी बड़ी आसानी से। ठीक, तो ये हो गया सेकंड ऑर्डर जो लैंडफॉर्म है हमारा, उसका उदाहरण हो गया ये। ठीक, इन सब को पढ़ने के बाद हम पहुंचते हैं आगे और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो अर्थ का जो क्रस्ट है क्या हमेशा ऐसा ही शांत रहता है? क्या इसमें हमेशा हलचल नहीं होती? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है इसमें हलचल। तो हम देख सकते हैं कि जो अर्थ का जो सरफेस है, ये जो बिल्कुल सरफेस दिख रहा है, ये हमेशा एक समान नहीं रहता, इसमें कोई ना कोई एजेंट बदलाव लाते रहते हैं। तो अर्थात हम बात किसकी कर रहे हैं? एक फोर्स जो अंदर से आता है और एक फोर्स जो बाहर से आता है। बाहर से आने वाले फोर्स को हम कहते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्स, अर्थात बाह्य जातीय बल। अंदर से आने वाले बल को हम कहते हैं एंडोजेनेटिक फोर्स, अर्थात अंतरजातीय बल। अब एक्सोजेनेटिक फोर्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको कई सारी चीजें पढ़नी होंगी, जैसे
एक्सोजेनेटिक फोर्स दरअसल आ कहाँ से रहा है? ये आता है एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर भी कोई फोर्स क्रिएट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है जी, इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर कर सकता है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर कर सकता है, वाटर से मेरा मतलब रेनफॉल से है, इन द फॉर्म ऑफ कह सकते हैं कि कई सारे केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं अर्थ सरफेस पर, उसकी वजह से हो सकता है। तो इन सब वजहों की वजह से भी सरफेस में चेंजेस आते रहते हैं, चट्टानें टूट जाया करती हैं, जिसके लिए आप पढ़ेंगे क्या? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ किसकी? अपक्षय की। इसी प्रकार से वाटर, जिसमें रिवर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसको हम कहते हैं इरोजन अर्थात अपरदन। तो ऐसे कई सारे फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो अर्थ के सरफेस में निरंतर बदलाव लाते रहते हैं। हालांकि जो सडनली बदलाव आने वाली चीज़ होती है, जैसे कि बहुत बारिश हो गई पहाड़ों में तो अचानक से लैंडस्लाइड हो सकता है, तो उसको हम देख सकते हैं। लेकिन चट्टान, नई चट्टान आपके सामने नहीं बनने वाली, वो एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है वो, लेकिन हुई वो इस वजह से ही होगी। चट्टानें जो बहुत बड़े आकार की थी, वो इरोजन और वेदरिंग फिनोमेना की वजह से घिस के छोटी भी हो सकती हैं, बिल्कुल हुई हैं। जैसे कि अरावली माउंटेन, अरावली माउंटेन एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है, और हिमालय किसका उदाहरण है? यंग फोल्ड माउंटेन का। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अरावली जो आज पर्वत हमको दिखाई पड़ते हैं, इनकी ऊंचाई आज के हिमालय के बराबर नहीं है, लेकिन कभी रही होगी। तो फिर वो छोटे कैसे हुए? छोटे वो घिस घिस के हुए। कैसे घिस घिस के? इरोजन, वेदरिंग, टेम्परेचर, इन सब की फिनोमेनास की वजह से उसमें लगातार क्या है? अपरदन होता रहा, और उसकी जो हाइट है वो लगातार कम होती गई। इसी प्रकार से और भी कई सारे फोर्स अंदर से भी आते हैं। अंदर से आने वाले फोर्स में आप पढ़ेंगे, एक तो हो गया अर्थक्वेक, ठीक, और एक हो गया वॉल्केनिक एक्शन या ज्वालामुखी प्रक्रिया जो होती है। ये जब सतह पर आएगा तो कुछ ना कुछ नई लैंडफॉर्म क्रिएट कर देगा, जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है। अर्थक्वेक भी एक अंदर से आने वाला फोर्स है। इसी तरीके से चट्टानें मुड़ती भी हैं, टूटती भी हैं, फोल्ड होता है, फॉल्ट होता है, और कई सारी आकृतियां चट्टानों के अंदर बन जाती हैं, जैसे कि सिल्स, डाइक्स। ये सारी चीज़ें जो एग्जाम्पल हैं, ये आपके एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक फोर्स के कारण लगने वाले एग्जाम्पल्स हैं, जिनको आपको समझना होगा, बहुत डिटेल में जाकर समझना होगा इन सब चीज़ों को, ठीक है। इसी तरीके से नदियाँ, यानी कि जो रिवर्स हैं, ये तो जहाँ से शुरू हो जाएं और जब तक पहुँच ना जाएं सागर तक, तब तक कुछ ना कुछ कार्यक्रम नदियों का चलता रहता है भाई। जैसे कि मान लीजिए कि गंगा नदी निकली गंगोत्री से, जहाँ से निकली वहाँ ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ बहेगी तो अपरदन करने में सक्षम होगी। पहाड़ों में बहते हुए जाएगी तो कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करते हुए आगे बढ़ेगी। उदाहरण के लिए वी शेप वैली, यानी कि वी आकार की घाटी, नदी द्वारा बनाया गया एक भू आकृति है। आई शेप वैली भी नदी के द्वारा बनाई गई एक भू आकृति है। डेल्टा नदी के द्वारा बनता है, लेकिन नदी के भी दो काम हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इरोजन और डिपोजिशन। तो वी शेप वैली किसका उदाहरण है? इरोजन का। डेल्टा डिपोजिशन का। फ्लड प्लेन डिपोजिशन का। ऑक्सबो लेक दोनों का, ठीक। तो नदी अपने मार्ग में बहते हुए कई सारा निर्माण करते हुए आगे बढ़ती है और पहुंचती है लास्ट में कहाँ? बे ऑफ बंगाल में पहुंचना हो तो बे ऑफ बंगाल पहुंचती है, या अरब सागर में गिर जाती है। इंडिया की नदी की बात हो रही है। तो इस तरीके से रिवर इज अ बिजी थिंग, बिजी है, कुछ ना कुछ कर रही है, सीधे नहीं बहती। कैसे बहती है? ऐसे बहती है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? मेंडरिंग ऑफ द रिवर। इसे कहते हैं मेंडरिंग ऑफ द रिवर। इस फिनोमिना को समझना होगा, और इसी फिनोमिना के बाद आप समझ सकेंगे कि ये ऑक्सबो लेक क्या चीज़ है। इंटरेस्टिंग है, पढ़ के समझ में आ जाएगा सब। यहाँ सब कुछ पढ़ाया जाएगा और आप तक पहुँचाया जाएगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, लेकिन काम आपका है रिवीजन करना, ठीक। तो इसको करते रहिएगा। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने और समझने के बाद हमें कुछ चीज़ें और जाननी होंगी जिसका संबंध इन सब चीज़ों से है, और यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है खासतौर पे यूपीएससी के लिए और स्टेट पीसीएस, अर्थात यूपीपीएससी, यूकेपीएससी, बिहार पीसीएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव, जहाँ जहाँ पर जीएस होगी वहाँ पर ये होगा, ठीक है। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ये तो खाली बस एक इंट्रोडक्शन था आप लोगों के लिए लिथोस्फेयर का।
और जब आप इस इंट्रोडक्शन को सुनने के बाद भी अगर आप सेल्फ स्टडी करना शुरू करेंगे ना, समझ में आने लग जाएगा अपने आप ही। लेकिन मैं डिटेल वाइज, टॉपिक वाइज आप तक ये सारी चीज़ें पहुंचाऊंगा। तब तक बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।